गुड मॉर्निंग बेटा जी। अब शुरू करेंगे क्या भैया? 11th क्लास का चैप्टर, 11th क्लास का चैप्टर का पार्ट थर्ड। क्या पार्ट थर्ड शुरू करेंगे? अभी पेन नहीं चल रहा होगा क्योंकि हमने सर ने कलर अलग ही लिया। पार्ट थर्ड करेंगे और पार्ट थर्ड में हमने जो पहले बात करी थी ग्लाइकोलिसिस के बारे में, हमने जो पूरा पाथवे किया था, सेकंड लेक्चर में, जो एक ब्रीफ लेक्चर था कि हम आगे आगे क्या पढ़ेंगे, तो सेकंड लेक्चर में हमने वो किया था। तो हमारा टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन हमारा प्लांट्स, कि हमारे प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं। 11वीं क्लास का ये जो है चैप्टर है, क्या 11वीं कक्षा का ये चैप्टर है। इसमें हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बात। क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए बात। ग्लाइकोलिसिस, बेटा ये चीज आपको समझ आई कि क्या है इसका नाम? ग्लाइकोलिसिस। अब मैं ग्लाइकोलिसिस को दो शब्दों में तोड़ दूंगा, ग्लाइको में और लिसिस में। लिसिस क्या कह देते हैं? ब्रेक डाउन कह देते हैं, और ग्लाइको मतलब शुगर, यानी हमारा क्या? हमारा ग्लूकोज। तो मेरे बेटा ये चीज समझ आई कि अगर हम ग्लूकोज को तोड़ देंगे तो उसे हम क्या देते हैं? ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं। लेकिन हमें ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत क्यों आई? क्या हमें ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत क्यों आई? तो मैं कहूंगा मेरे बेटा, ग्लूकोज को तोड़ने की ना बेटा बहुत सारी जरूरतें हैं। क्यों? सबसे पहली जरूरत होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या? हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट। कि क्या मेरे बेटा? कि हमें चाहिए एटीपी। हम लोग किसके भूखे हैं? एटीपी। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हंग्री ऑफ एटीपी। ये है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट। एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी करेंसी, कि हम इसे खर्च करते हैं तब हमारी बॉडी एक्शंस करती है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू आता है? ये बनती है बेटा रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। इसके थ्रू बनती है? रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। ये चीज समझ आई आपको मेरे बेटा? क्या? रेस्पिरेशन के थ्रू बढ़ती है। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं आ रही। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या? ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन। इतना तो पता होगा। मेरे बच्चे कहेंगे कि बेटा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पता है, हम तो आपसे बहुत ज्यादा समझदार। मैंने कहा बिल्कुल हो। अब मुझसे मुझसे ज्यादा समझदार होके तुम्हें बनना है डॉक्टर। अब डॉक्टर बनना है तो क्या देखिए, तुम क्या पढ़ोगे? यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये क्या करवाता है बेटा? ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन किसका करवाता है मेरे बेटा? ग्लूकोज का करवाता है, या फूड मॉलिक्यूल का करवाता है। क्या? या फूड मॉलिक्यूल का करवाता है, यानी ग्लूकोज का करवाता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने माउथ से अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है बेटा? अब मैं एक बात कहूंगा कि ग्लूकोज तो हम खाने से ले लेते हैं। हमने किसी जानवर को खाया, कि भाई मैं क्या कहूंगा, हमने किसी एक इंसान है, ये हमारा प्यारा सा, उसकी ये आंख है प्यारी सी, और ये उसके बाल हैं। ठीक है? प्यारा सा इंसान है। अब यहाँ पे हमारा क्या था? एक मछली थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बनाई है बचपन में सारी मछलियां। ये सर भी ड्राइंग कर रहे हैं आज। मैं कह रहा बिल्कुल कर रहा हूं। तो इसने इस मछली को खा लिया। खा लिया तो इसके पेट में क्या चला गया भैया? इसके पेट में चला गया फूड। और इसकी नाक से क्या चली गई? ऑक्सीजन। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा। क्या? ऑक्सीजन इस फूड का क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी बेटा? ब्रेक डाउन करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस मिलेगा। और उससे क्या मिलेगा? हमें एटीपी मिलेगी। यही तो हमें चाहिए। खाना खाने से एनर्जी, खाली खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती। जब तक आप उस खाने को पचा ना लो, उसे ब्रेक डाउन करके, रेस्पायर करके उसका ऑक्सीडेशन ना कर दो, तब तक एनर्जी नहीं मिलती। तो बेटा ये समझ आया। अब इसी बात को आप क्या होगा कि मैं कहूंगा कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। कह रहे क्या मजाक कर रहे हो सर, प्लांट्स में और रेस्पिरेशन? प्लांट्स कैसे सांस ले सकता है?
कि उसके पास तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, उसके पास ना नाक है ना कुछ है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा प्लांट भी जो है ना, हमारा ये जो प्लांट है ना, क्या बेटा, इसके पास ऑर्गन्स तो नहीं है, लेकिन इसकी सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा है। क्या है मेरे बेटा, स्टोमेटा है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। अब मैं क्या कहता हूं, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, क्या प्लांट में दो प्रोसेसेस होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं क्या क्या होती है, कि एक तो फोटोसिंथेसिस होती है, और एक मेरा बेटा होता है रेस्पिरेशन होता है। क्या, एक होती है फोटोसिंथेसिस, एक मेरा बेटा होता है रेस्पिरेशन, दो रिएक्शंस होती हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस तो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी डे में हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ नाइट, एट द टाइम ऑफ नाइट, रात के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो उस टाइम क्या प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ नाइट आसपास जो होता है ना, इसके सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है मेरे बेटा। और लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, जब लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो क्या ये ऑक्सीजन अंदर मूव कर जाएगी विद द प्रोसेस नेम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है मेरे बेटा, डिफ्यूजन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन, व्हेन द गैसेस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। इसमें कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा जी, नहीं आ रही। कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर जा रहा है, क्या, प्लांट के अंदर जा रहा है। ये अभी ये मत कह देना कि बाहर आ रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर, ये एरो लगाया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, इंक्रीज्ड लेवल में, वो अंदर मूव कर रही है। तो यहां से इस तरह इसे ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसकी वजह से ये फूड, अब क्या हो गया सर, चलो इसके पास ऑक्सीजन तो आ गई लेकिन फूड कहाँ से है, तो मैं कहूंगा मेरा बेटा, तुम्हें पूरा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा दिया, तुमने नहीं पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस से ही तो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। कि आपने क्या कहा था कि CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll give C6H12O6 plus water release plus O2 release। यही तो थी का उसकी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। तो बेटा जी ये वाला जो पार्टिकल है ना, C6H12O6, इसी को तो हम फूड कह देते हैं या ग्लूकोज कह देते हैं, ये हम अपना इसे स्टार्च कह देते हैं। कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा, ये कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा, इन चीजों में नहीं आ रही ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी ही है कि प्लांट के पास फूड कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से, और रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है। जब दोनों चीजें आ जाएंगी और फिर क्या होगा, अब एक बात मुझे छोटी सी बताओ, थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता दूं कि हमारा जो प्लांट है, हमारा जो प्लांट है, तो उसके पास तो रेस्पिरेटरी कोई एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि सर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, कि वो फूड पार्टिकल्स को ट्रांसफर करवाते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करवाते हैं। तो उसकी नीड क्या होती है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा एक यहाँ पे, थोड़ा सा समझना, ये एक हमारा ट्रे है, ग्रीन नहीं आया, चलो, ये एक हमारा ट्री है। मेरे बेटा ये चीज समझ आई कि ये हमारा ट्री है। तो जो इसके अंदर की बीच की सेल्स होंगी ये वाली, ये तो डेड होंगी, इन्हें तो गैसेस की कोई जरूरत ही नहीं, इन्हें तो गैसेस की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरे बेटा जो सरफेस वाली सेल्स होंगी, ये अपना कैसे काम चला लेंगी, डिफ्यूजन से चला लेंगी। इनके पास तो ऑक्सीजन आ जाएगी किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, कि भाई सरफेस की सेल है, ऊपर ऊपर से ही ये जो ऊपर ऊपर की सेल्स हैं यही अपना गैस का ले लेंगी। तो ये चीज आपको समझ आई मेरे बेटा। अब जब ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको क्या करना है मेरे बेटा,
कि अब इसके पास ऑक्सीजन तो आ जाएगा ना मेरे बेटा, क्या इसके पास ऑक्सीजन तो आ जाएगा, लेकिन फूड पार्टिकल कहां से आएंगे कि जिसका ये ब्रेक डाउन कर दे? तो फूड पार्टिकल इसके आएंगे फ्लोएम टिश्यूज की वजह से आएंगे, फ्लोएम टिश्यूज की वजह से आएंगे, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं ना, क्या मेरे बेटा, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं वही अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या मेरे बेटा, क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा फोटोसिंथेसिस में जाऊं कि भाई ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये हमारे थैलाकॉइड और ग्राइना आ गए, इनके सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने पढ़ी थी? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ी थी। आप, मैंने खुद पढ़ाई है, नहीं पढ़ी तो बेटा पुराने लेक्चर में जाके देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। कोई दिक्कत है? नहीं है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे चेयर अटकी हुई थी, वो थोड़ी दिक्कत दे रही थी सर को पीछे जाने में, तो ये चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, अब क्या है कि अब ये सेल का ओनली पार्ट, ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर लेता है, या जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो पार्ट इसका फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बाकी पार्ट्स तक आपको क्या लेके जाना है? आपको ऑक्सीजन लेके जाना है, आपको फूड लेके जाना है, जिसके लिए फ्लोएम टिश्यूज काम करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊं कि क्या मेरे बेटा, कि एक सेल के अंदर, एक सेल, हर एक सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहता है, हर सेल को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहता है। तो मान लीजिए ये एक प्लांट का हमारा छोटा सा सेल है, ये इसकी सेल वॉल भी आ गई मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसकी यहाँ पे, ये इसके अंदर एक ऑर्गेनेली है। क्या है मेरे बेटा? ऑर्गेनेली है। क्या मेरे बेटा? ये इसके अंदर एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली होने का क्या मतलब? इसके अंदर ये, इसका हम कह देते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहां पे इस चीज को हम कह देंगे साइटोप्लाज्म है। क्या मेरे बेटा? साइटोप्लाज्म है। ये दोनों चीजें आपको समझ आई? चलो ठीक है। अब क्या होता है, जो एनर्जी का ब्रेकडाउन, अब क्या होगा, इसके पास ग्लूकोज आ जाएगा थ्रू फ्लोएम, इसके पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके आ गई। तो अब इस ग्लूकोज का जो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या? ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। नहीं राइटिंग समझ आई तो यहां पे लिख देता हूं, पायरुवेट। पायरुवेट में इसका ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा। अब इस ब्रेक डाउन को हम कह देते हैं पार्शियल, पार्शियल ब्रेकडाउन। कोई दिक्कत मेरे बेटा? क्या? पार्शियल ब्रेकडाउन कह देते हैं। पार्शियल ब्रेकडाउन का मतलब ये कंप्लीटली ग्लूकोज को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन कुछ एटीपी रिलीज कर देगा मेरे बेटा। क्या? यहां से कुछ एटीपी रिलीज हो जाएंगे। कोई इशू आ रहा है इस चीज में कि जब ये ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होगा तो कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, लेकिन कुछ खर्च भी होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस पायरुवेट पे, ये जो पायरुवेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पायरुवेट का क्या होगा, मैं तुम्हें समझाऊं कि बेटा ये पायरुवेट जो है ना, फिर से मैंने ग्रीन ले लिया, कोई और कलर ले लेता हूँ, रेड, येलो लेते हैं। ये जो पायरुवेट है ना, ये जो पायरुवेट है ये दो जगह जा सकता है, ये दो जगह जा सकता है। या तो ये उठ के माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है। क्या? ये उठ के माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, और जहां पे उसका होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अदरवाइज इसका क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरा बेटा ये चीज समझ आई? एरोबिक और एनारोबिक, क्या एरोबिक जो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक क्या होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये दोनों प्रोसेसेस हो जाएंगी। कोई दिक्कत मेरे बेटा? नहीं मेरे बेटा। कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, जो पायरुवेट इन पार्शियल ब्रेकडाउन था, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट ब्रेकडाउन कर लेगा। क्या कर लेगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन कर लेगा। वेयर एज जो एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी, तो वो दो प्रोसेसेस में चला जाएगा आगे, जिसका मैं नाम बता देता हूं तुम्हें कि बेटा ये हो जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और क्या आ जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक
एसिड फर्मेंटेशन। क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बेटा ये दो प्रोसेसेस में चला जाएगा आगे। ये पूरा हमें पढ़ना है, लेकिन डरने की बात नहीं, एक एक चीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा मैं कि मैं कहूंगा कि बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, नहीं। हमें अभी पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए। किसके लिए? बोर्ड्स के लिए। मैंने गलत, बोर्ड्स भी गलत लिख दिया मैंने। बोर्ड्स के लिए लिखना है क्या मेरे बेटा? बोर्ड्स के लिए लिखना है, कोई बोर्ड्स लिखना है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। 95 मार्क्स चाहिए। अब आप कहोगे सर हम तो 11th में, हमें क्यों करना? बेटा इसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी भर है। अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं समझ आया तो बहुत दिक्कतें आती हैं आगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स के बाद आपको देना है नीट। उसमें अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। क्या? 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर फोटोसिंथेसिस वाले, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से। गारंटेड है, यानी 8 नंबर हो सकते हैं। क्या बेटा? 8 नंबर मिल सकते हैं अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देख लो ढंग से। तो बेटा ठीक है, ये पूरे स्टेप समझ आए कि हमारा क्या क्या होता है रेस्पिरेशन में। कि भाई ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन से वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, वहां पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद ये तो एक प्रोसेस हो जाएगी। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? एनारोबिकली हो जाएगा पायरुवेट। क्या? एनारोबिकली पायरुवेट हो जाएगा, जिसमें अल्कोहल मिल सकता है या लैक्टिक एसिड मिल सकता है। ये चीज समझ आई मेरे बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ये सब डिपेंड ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे? किस बेसिस पे? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक। ठीक है, ये सारी एनर्जी जनरेटिंग वो है, पाथवेज हैं। क्या? ये सारी एनर्जी जनरेटिंग पाथवेज हैं कि सब में एटीपी रिलीज होगा। क्या? सब में एटीपी रिलीज होगा, कुछ खर्चा भी होगा, वो भी देखते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। अब कहेंगे कि हमारा क्या टॉपिक है? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अभी आप पीछे मत देखना, मेरी बात सुनना, कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा एक ऐसी चीज है। अब बेटा मैं देखूं, मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं ना, मैं हाथ के हाथ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। क्या? हाथ के हाथ क्वेश्चंस होते हैं। मैं क्वेश्चंस ऐसे नहीं करवा रहा कि मैं अलग अलग से क्वेश्चंस पूछूं। जो मेरे टॉपिक की हेडलाइन है वो एज इट इज तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का एक क्वेश्चन एज इट इज बन जाएगा। और अगर तुम इसके अंदर वो भी पूछा जाए कि क्या, अगर पूरी साइकिल पूछे जाए तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक कई बार क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, जो 3-3 नंबर के या 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन लिख दिए, 15 नंबर का एक पार्ट बन गया। ऐसा कई बार हो सकता है। तो बेटा ये 5 से 7 नंबर का यही क्वेश्चन, पूरा ग्लाइकोलाइसिस कहीं ना कहीं नहीं जाता, पेपर में गारंटेड आता है। अगर तुम्हें पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो इसे तो करना ही पड़ेगा। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, पीछे देखने से पहले मेरी जबानी थोड़ी सुनिए। क्या? कि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है। 6 कार्बन कंपाउंड को जब अब 3 कार्बन में, कि 6 कार्बन कंपाउंड को जब आप 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ दोगे, उसे आप क्या कह दोगे? ग्लाइकोलाइसिस कह दोगे। सीधी सी भाषा, सीधी सी भाषा, कोई दिक्कत? ये हमारा ग्लूकोज था और ये हमारा पायरुवेट था। कोई मेरे बेटा दिक्कत इस चीज में? इस चीज में मेरी कोई दिक्कत नहीं ना मेरे बेटा। तो यही तो थोड़ी बहुत चीजें हैं, इसे समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, इट वॉज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेडन, ऑटो मेरहॉफ एंड जे पेरानास। अब आप देखोगे कि बेटा मैंने खाली इनके जो सरनेम है उनका एक एक लेटर अंडरलाइन किया। क्यों किया? बिकॉज इनके इसी सरनेम की वजह से इसे कह दिया गया था ईएमपी पाथवे। क्या कह दिया था? ईएमपी पाथवे कह दिया गया था मेरे बेटा। ये चीज समझ आई? बेटा जी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या? ईएमपी पाथवे कह दिया गया था कि 6 कार्बन को 3 कार्बन में तोड़ा और फिर आगे ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। मेरे बेटा ये चीज तुम्हें समझ आ गई? चलो डेफिनेशन आ जाते हैं। क्या? ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस बाय विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, उसे 2 कार्बन में तोड़ दिया। क्या? उसे 2 कार्बन में तोड़ दिया। उसे हम क्या कह देते हैं कि बेटा, उसे हम क्या कह देते हैं? पायरुविक एसिड कह देते हैं 3 कार्बन कंपाउंड को, और उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एक डरावनी चीज दिखाऊं, थोड़ी सी डरावनी। ये करना है,
डर लगा? डर नहीं लगना बेटा, कि सर बताएंगे ये सारी चीजें आपको कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप हैं, होते 10 हैं क्या? होते 10 हैं, लेकिन हम 9 पढ़ेंगे, 9 में ही कर लेंगे कि क्या बेटा ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है ये करनी है। आप कहोगे सर ये सारे नाम, मैं कहूंगा बेटा टेंशन की तो बात ही नहीं है, सर बता रहे हैं। एक बार टॉपिक समझ आ गया कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे मिलता है। ग्लाइकोलिसिस ना इज अ सीरीज ऑफ 10 स्टेप साइकिल, कि 10 स्टेप होते हैं, आपको वैसे ही वो रटने हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको रटने हैं। मैं आपसे कह दूं नहीं समझ लोगे, याद हो जाएंगे, नहीं, आपको रटने पड़ेंगे। उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी कोशिश करूंगा बताने के लिए, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे डिराइव्ड होता है। आपको डेरिवेशन नहीं करनी बीच की, सिर्फ आपको कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं और क्या होता है। मैं देखिए बेटा आपको पहले ये क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन का नाम है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन का नाम है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये सारे क्या है, एंजाइम के नाम है। क्या है? एंजाइम के नाम है। अब एंजाइम का मैं तुम्हें, अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या है, एज है, सब में क्या है, एज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम का बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि बेटा जो भी, क्या मेरे बेटा, जो भी वर्ड एज में एंड हो रहा है वो 99% क्या है, एंजाइम है। अब एंजाइम का नाम जो होता है या तो सबस्ट्रेट के ऊपर लिखा हो जाता है या प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है। ये चीज नहीं समझ आई? ये चीज नहीं समझ आई कि सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के ऊपर है, तो मत करो। अभी आगे रिएक्शन करूंगा, करवाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए थोड़ी सी, कि आपको आगे बाकी के चैप्टर्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल हो जाएगा अगर आप कर लोगे। केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि कहां पे क्या किस लिए आया, वो वर्ड का मतलब ही क्यों हुआ। आपको पता है ना, हर वर्ड का मतलब होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, मैंने आपको तोड़ के बताया कि ग्लूकोज भी आ रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसी तरह हर वर्ड का मतलब होता है। तो उसे शुरू करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। सर बता रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। ये है पूरी 10 स्टेप की साइकिल। मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा चार्ट लगा रखा है। मैंने आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का भी बता रखा है। ये तीनों से हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। डरने की बात नहीं है बेटा, अभी करते हैं शुरू। क्या? अभी करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मैं एक स्क्रीन खोल लेता हूं। क्या बेटा? स्क्रीन खोल लेता हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना कि आपके सर ने क्या बताया हुआ था कि बेटा, थोड़े से, कि आपके सर ने बताया बेटा आपके पास ग्लूकोज आया हुआ था। क्या बेटा? ग्लूकोज आया हुआ था। आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज, सॉरी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है मेरे बेटा। अब क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होती है कि ग्लूकोज ही था, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, कि ग्लूकोज के अंदर हमने 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। नहीं समझ आया? ये देखिए, पूरा मत देखना, अभी बहुत डर जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मैं 2 मॉलिक्यूल को एक बार में पढ़ाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड, इतने ही मॉलिक्यूल अभी आपको देखने हैं। इसके आगे का देखना आपको बेकार करना है। तो मैं कहूंगा बेटा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था आपका छोटा सा, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन रिंग है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या कहा कि मैंने इस, यानी ये 6th पोजीशन है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आयुपैक नेमिंग आपको आती है? नहीं आती तो शिखर सर की क्लास में चले जाइए। शिखर सर आपको आयुपैक नेमिंग केमिस्ट्री में इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि बेटा जिंदगी में नहीं भूलोगे। शिखर सर मुझे खुद केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कई बार। शिखर सर से तो मैं भी केमिस्ट्री पढ़ता हूं कई बार। तो शिखर सर की क्लासेस का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स आपको डर लगता है, तो उनकी क्लास में चले जाओ, उनके लेक्चर्स देख लो। कसम से कह रहा हूं कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं हम अपनी बायोलॉजी पे, क्योंकि हमें केमिस्ट्री से अभी कोई मतलब नहीं है। हमें तो देखना है कि भाई ग्लूकोज से हमें पायरुवेट कैसे मिलता है। क्या? ग्लूकोज से हमें पायरुवेट कैसे मिलता है। हमारा जो पहला काम है, मैं अलग से लिख देता हूं कि याद रहे कि हमें ग्लूकोज से क्या बनाना है? पाइरुवेट बनाना है। क्या बनाना है बेटा?
पायरुवेट बनाना है, ये चीज आपको नहीं भूलनी। बस ये है पूरी रिएक्शन छोटी सी, अगर ये वाली चीज समझ जाओ। क्या ये है, एक ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब आप कहोगे सर ये फॉस्फेट का जो ग्रुप है ये कहां से आया, ये कहां से आया? तो मैं कहूंगा बेटा यहां पे एटीपी को तोड़ा हमने एडीपी में। ये ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये डाइफॉस्फेट होता है। ये चीज पता है क्या? ये ट्राइफॉस्फेट होता है, वो डाइफॉस्फेट होता है। मतलब यहां पे ट्राई मतलब क्या, 3, और डाई मतलब क्या, 2। मेरे बेटा ये चीज समझ आ गई। तो एक फॉस्फेट कम हुआ, वो एक फॉस्फेट टूट के कहां चला गया मेरे बेटा, यहां पे आ गया। क्या? वो वहां पे आ गया। ये चीज आपको समझ आ रही है? इसमें तो कोई ज्यादा बुद्धि लगाने वाली कोई बात नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है, कि आपने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सही समझ आ गया कि एटीपी से एडीपी बन गया, वारे न्यारे हो गए। तो आपने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाया मेरे बेटा, क्या लगाया? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाया। उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लगाने का क्या मतलब आ गया बेटा, उस रिएक्शन का क्या नाम आ गया? फॉस्फोराइलेशन आ गया। क्या आ गया? फॉस्फोराइलेशन आ गया उसका। तो बेटा ये समझ आ गया तुम्हें, ये चीज समझ आ गई कि बेटा फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कि एक ग्लूकोज के एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ग्रुप को ऐड करना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कोई चीज समझ आई? आ गई। अब आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ये वाला, जिसे नोट करना था वो थोड़ा सा पॉज करके नोट कर ले, माफी मेरी। अब आपने क्या पढ़ा होगा, उसका आइसोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका आइसोमर बनाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कुछ नहीं था, क्या? कुछ नहीं था, ग्लूकोज को चेंज कर दिया खाली हमने फ्रक्टोज में। क्या बना दिया? इसका आइसोमर बना दिया। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? आइसोमराइजेशन हो गया। क्या हो गया? आइसोमराइजेशन हो गया। मेरे बेटा कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत आ रही है? आइसोमराइजेशन हो गया। ये चीजें समझ आए कि भाई ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। ये तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे बेटा? नहीं आ रही। तो चलो ठीक है मेरे बेटा। अब मेरे बेटा इसमें क्या कहते हैं हम, मेरे बेटा क्या कहते हैं हम, अगला स्टेप कहते हैं क्या? सर आपने एंजाइम तो बताया नहीं, मैं बिल्कुल बता देता हूं। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा हेक्सोकाइनेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेक्सोकाइनेज आ जाएगा मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही? ठीक है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा? फॉस्फोहेक्सेज, फॉस्फोहेक्सेज आइसोमरेज। क्या? फॉस्फोहेक्सेज, फॉस्फोहेक्सेज आइसोमरेज। मेरे बेटा ये ठीक आ रहा है तुम्हारा लेक्चर समझ, कि ये वाला एंजाइम आएगा यहाँ पे। क्या? ये वाला एंजाइम आएगा यहाँ पे। नहीं समझ आ रहा? मैं तुम्हें बता देता हूँ, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। क्या? आइसोमराइजेशन स्टेप 2 है ये हमारा। कि मेरा बेटा ये चीज तुम्हें समझ आई? कि मेरे बेटा ये वाली चीज तुम्हें समझ आई? ये हमारा स्टेप 2 है। क्या है बेटा? ये हमारा स्टेप 2 है, कि हमने क्या किया? आइसोमराइजेशन किया फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज में। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, सॉरी मेरे बेटा, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लगाया उस पर? हेक्सोकाइनेज लगाया, और एटीपी खर्च करके हमने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। क्या कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के बाद क्या किया आपने, कि 6 यहाँ पे फॉस्फेट नहीं था, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया। तो आपने उसके बाद क्या किया? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज लगाया। क्या? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज लगाया। यहाँ पे हेक्सोज कर दो तुम बेटा,
एंजाइम्स बेटा ये वाले थोड़े ना गड़बड़ हैं, तो आपको ये वाला नहीं करना, एंजाइम्स आपको ये वाले करने हैं, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में यही गिवन है और एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम पढ़ाई करेंगे। चलो बेटा, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, उससे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं आया, कोई स्ट्रक्चर दिखने में कोई फर्क नहीं आया। 6 कार्बन कंपाउंड था एक फॉस्फेट के साथ, वही रहा कि 6 कार्बन देखिए ना कि जहां पे क्या था 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे ही अपना फॉस्फेट ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं आया। क्या? कोई दिक्कत नहीं आया। अब आप क्या करोगे इसके बाद, मैं आपको बताऊं। हाँ, इसके बाद क्या करोगे आप, इसे क्या करोगे, फ्रक्टोज के अंदर, अगर ये चीज समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा कि आपने इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया। क्या? आपने इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया। पहले यहां पे एक ही था, यहां पे एक और जोड़ दिया फर्स्ट पोजीशन पे। क्या? एक फर्स्ट पोजीशन पे और जोड़ दिया। अब इसका एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, मैं तुम्हें बेटा वो बता देता हूं, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। क्या बेटा? ये वाला एंजाइम इस्तेमाल होगा यहाँ पे। क्या? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे होगा। तो मेरे बेटा तुम्हारा एंजाइम तो हो गया, लेकिन क्या ये वाला यहाँ पे 6 था, यहाँ पे एक फॉस्फेट और आ गया? मेरा बेटा ये समझ आया कि यहाँ पे एक फॉस्फेट और आ गया। एक फॉस्फेट कहां से आया कि एटीपी को जब आप एडीपी में कन्वर्ट करोगे, क्या एटीपी को जब आप एडीपी में कन्वर्ट करोगे, फिर से जैसे यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए यहाँ पे हुआ था कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया, तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपने एनर्जी खर्च कर दी। क्या कर दी? एनर्जी खर्च कर दी। मेरे बेटा इतनी रिएक्शंस जो है ना, ये प्रिपरेटरी आती है, प्रिपरेटरी आती है, प्रिपरेटरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी जो है ना हमारा एक्सपेंडिचर में आता है, पहले एक मेहनत लगती है, खर्चा होता है, एटीपी खर्च करती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? पे ऑफ मिलता है। क्या? पे ऑफ मिलता है। मतलब पहले मेहनत करो, पहले खर्चा करो, पहले पूरी जी जान लगा दो, पसीना बहा दो, उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? पे ऑफ मिल जाएगा। क्या बेटा मिल जाएगा? पे ऑफ मिल जाएगा। मतलब वो रिएक्शन से आपको एटीपी रिलीज हो जाएगी, मतलब आपको लास्ट में एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ये चीज मेरी समझ आई बेटा? चलो ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को थोड़ा और तोड़ने की कोशिश करता हूं कि अब आप इससे क्या करोगे बेटा, कोई भी शुगर होती है ना, या तो वो एल्डिहाइड होती है या वो कीटोन होती है। ये चीज बहुत सोचने समझने वाली है कि कोई भी शुगर जो होती है या तो वो एल्डिहाइड होती है तो कीटोन होती है। तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? अब ये देखिए, ये जो था ये भी 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है और ये भी 6 कार्बन है। अब इसके बाद ये क्या है? ये 2 जगह टूटेगा। ये आ गया फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है मेरे बेटा? क्या मेरे बेटा? ये आएगा। अब ये टूटेगा कैसे मेरे बेटा? 2 जगह टूटेगा। क्या? ये 2 जगह टूटेगा। एक बनाएगा PgAl और एक बनाएगा क्या? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 कंपाउंड बनाएगा। अब इसे हम क्या देते हैं? इसे हम कहते हैं कंपाउंड PgAl को। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा? ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आईयूपैक नेम है, कोई दिक्कत? और अब मेरा बेटा ये वाला पूछेगा कि सर इसका नाम क्या होता है, मैं बोलूंगा इसका नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कोई दिक्कत? अब ये दोनों कहने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों है 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है मेरे बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड है। कि ये दोनों क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। पहला हमें क्या मिला है? 3 कंपाउंड होते हैं जो इंटरचेंजेबल होते हैं मेरे बेटा। क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब कभी इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इसके आगे रिएक्शन नहीं होती। क्या? इसके आगे रिएक्शन नहीं होती। ये आगे जाके क्या बनाता है? ये आगे जाके क्या बनाता है? ट्रायोज 6 फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है मेरे बेटा? ट्रायोज
6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास क्या था, फ्रक्टोज, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था। इसके बाद फ्रक्टोज पे फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे हमारा क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से हमें 2 ग्रुप मिल गए। क्या मिल गए, 2 ग्रुप मिल गए, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है, हमारे 3 कार्बन कंपाउंड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं कि ये दोनों क्या है, हमारे 3 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या देख रहे हो कि ये जो एसीटोन वाला ग्रुप था, क्या एसीटोन वाला ग्रुप है ये वाला, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो क्या होता है जब ये वाला होता, ये एसीटोन वाला ग्रुप बनता है, ये जीएडीपी, यानी जीएडीपी आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है यहाँ पे, इसे कहना है पीजीएएल कहना है मेरे बेटा। क्या कहना है, पीजीएएल कहना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी भी पीजीएएल ही कहती है। तो बेटा ये चीज समझ आई क्या, कि ये जो पीजीएएल है इसकी आगे प्रोसेस होगा, क्या होगा, आगे प्रोसेस होगा। अब आप कहोगे 13PG क्या है, मैं आपको बता दूंगा बेटा, इतना टेंशन नहीं लेना, क्या इतना टेंशन नहीं लेना। अब आप क्या कहेंगे बेटा, जीएडीपी है, जीएडीपी के बाद क्या, फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि 3rd पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, इसके बाद क्या, इसके बाद और जुड़ जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि क्या, यहां पे आ गया डीएचजीपी, डीएचपी और G3P, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, क्या ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला ग्रुप इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन प्रोसेस हमेशा इसी के थ्रू होगी, क्या इसी के थ्रू होगी, कोई दिक्कत नहीं। कि बेटा ठीक है, एक स्लाइड और खोल लेते हैं हम। हमारा क्या था यहाँ पे, मेरे बेटा ये चीज समझ आई आपको? थोड़ा सा समझ, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि एक के बाद एक ही स्टेप हो रहा है, एक एक स्टेप एक बार में हो रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे हम कह देते हैं ट्रायोज फॉस्फेट भी कह देते हैं, क्या इसका कॉमन नेम क्या आ जाता है, ट्रायोज फॉस्फेट आ जाता है। क्यों, कि 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, ट्रायोज और फॉस्फेट होता है। तो बेटा इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट्स में देखना चाह रहा हूं, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फेट से आपको क्या मिल जाता है, क्या बेटा क्या मिल जाता है, मैंने अभी तो बताया कि 1 और 3 कार्बन पे क्या मिल जाता है बेटा, मैंने बताया नहीं, 1st और 3rd कार्बन पे क्या मिल जाता है, फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, क्या 1st और 3rd, मतलब यहां पे हमारा जब ये कार्बन कंपाउंड बने थे दो, डीएचएपी और पीजीएल, यहां पे इसे आप हमेशा पीजीएल ही लिखना, क्या लिखना, पीजीएल ही लिखना। अब आपने क्या कहा, 2 कार्बन कंपाउंड थे, ये एक पूरा कार्बन कंपाउंड था जिसके साथ 2 फॉस्फेट थे, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, एक आपको डीएचएपी मिल गया और एक आपको पीजीएल मिल गया। अब आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका पीजीएल है, अब पीजीएल को आगे रिएक्शन होगी, क्या कि आगे रिएक्शन होगी और दोनों साइड, पीजीएल के इस साइड भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो उसे हम कहते थे 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, या 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, या मेरे बेटा क्या, ग्लिसरिक एसिड। ये चीज समझ आई नहीं, ये राइटिंग थोड़ी गंदी है, कलर भी आपको समझने में दिक्कत आएगी, दोबारा लिख देता हूं, दूसरा पेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक, ग्लिसरिक, राइटिंग में भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, या ग्लिसरेट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, इसे हम क्या कह देंगे कि बेटा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक फॉस्फेट हटाएंगे, क्या हटाएंगे, इसमें से जो फर्स्ट वाला फॉस्फेट है ना, ये वाला, ये हम हटाएंगे, इसे हमें हटाना है। तो हम क्या कह देंगे कि इसके बाद क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। कि आपने क्या किया, ये देखिए कि आपने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन वाले फॉस्फेट को इसके स्टेप में हटा दिया कि खाली 3rd पोजीशन पे रहे, तो ये हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट,
ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, कुछ भी कह सकते हैं कि आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं और ग्लिसरेट भी कह सकते हैं। ये आपके आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन पता होना चाहिए कि कंफ्यूज ना हो जाए मेरा बच्चा कल को कहीं। ठीक है मेरे बेटा, लेकिन अगर आप ग्लिसरिक एसिड लिखोगे तो आपको नंबर कटने की कोई जरूरत नहीं है। कई कई टीचर ग्लिसरेट पे भी नंबर काट सकते हैं, हम कुछ इसके लिए कर नहीं कर सकते, हम आपको दोनों बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ग्लिसरिक एसिड ही लिखना। अब आपके पास क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या बनेगा मेरा बेटा, उसके बाद बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बेटा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। कि थर्ड पोजीशन का जो हमारा फॉस्फेट था वो किस पोजीशन पे आ गया, कि हमारा जो थर्ड पोजीशन का था, यहां पे था ना हमारा, यहां पे था, वो चेंज होके कहां पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया। कि क्या हो गया, वो चेंज हो गया, आइसोमर हो गया एक तरीके से, क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा मेरा बेटा, पीईपी बनेगा। क्या बनेगा, पीईपी यानी फॉस्फो इनॉल पायरुवेट बनेगा मेरा बेटा। क्या बनेगा, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। अब ये किस, अब यहां पे आपने कहोगे सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या क्या होगा यहां पे। मैं डिलीट कर दूं, डिलीट कैसे होगा मुझे यही नहीं पता, पता ही नहीं, छोड़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं, सर ऐसे ही पढ़ा देंगे। क्या, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट होगा। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट होने के बाद क्या बनेगा बेटा, लास्ट में आपका बन जाएगा पायरुविक एसिड बन जाएगा। क्या मेरे बेटा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कि अब मैं क्या कहता हूं, छोटी सी बात समझना, कि ये जो कार्बन कंपाउंड था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इसके साथ तो आपको एक कंपाउंड और मिला था विच इज DHAP। ये 3 कार्बन था और ये भी हमारा 3 कार्बन था। लेकिन 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 मेरे बेटा, क्या जब ये दोनों 3 कार्बन थे तो ग्लूकोज का एक ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, क्या एक ग्लूकोज का 6 कार्बन होता है, तो दो तोड़ दिए, क्या दो तोड़ दिया तो 3 कार्बन बन गए। लेकिन ये सारे कंपाउंड जो हैं, ये सारे तो 3 कार्बन ही हैं। तो आप क्या कहोगे, मैं, आप नहीं कहोगे, मैं कहूंगा कि इन सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा इसमें, कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा इसमें, नहीं आ रही। मैं कहा बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं कि बेटा अब क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर, कि यहां पे हमारा है एन, मैं कलर क्यों ले लेता हूं हमेशा सेम, कि यहां पे है हमारा NADP प्लस से मिलेगा हमें NADH प्लस H पॉजिटिव, या एनर्जी मॉलिक्यूल। NADH भी क्या होते हैं बेटा, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास क्या था, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। ये राइटिंग किसने खराब करी, मैं नहीं करी होगी, और कौन आ रहा है बोर्ड पे, सर भी मजाक करते हैं। कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो इसमें से एक फॉस्फेट हमने हटाया था, इसमें ये वाला 1 वाला फॉस्फेट हटाया था, तो वो बेटा जुड़ जाएगा एटीपी में। क्या जुड़ जाएगा, एटीपी में, और हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल मिल जाएगी। कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा, नहीं आ रही। तो मेरे बेटा और क्या होगा, कि यहां पे जो हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, क्या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये ध्यान रखना कि यहां से एटीपी का कन्वर्जन किस में होगा, H2O में होगा। ये साइन ये होता है कि एटीपी यूज होके H2O मिल रहा है। क्या हो रहा है, H2O मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। क्या है बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमें क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड मिल रहा है। तो यहां का फॉस्फेट ग्रुप है वो भी निकल रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एडीपी में जुड़ जाएगा वो, और क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। बेटा इसमें कोई दिक्कत आई। अब आपको अगर सर थोड़ा थोड़ा और समझा दो एक बार और, तो मैं बेटा इसके थ्रू समझाता हूं। यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे आइए, इसके थ्रू समझाता हूं कि 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, कि आपके पास जब पीजीएल बना उसके साथ आपके पास 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया। ये वाला एंजाइम आपके कोर्स में नहीं है, इसे रहने दीजिएगा। अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उससे आपने क्या करा, आपने 1 कार्बन, आपने फर्स्ट फॉस्फेट को हटा दिया, तो आपके पास क्या बना,
3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। एंजाइम का नाम क्या था? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये एंजाइम याद करने वाला है। उसके बाद आ जाइए, आपने क्या किया बेटा कि आपने थर्ड पोजीशन से क्या यहां से उठा के फॉस्फेट को यहां पे डाल दिया, कि फॉस्फेट को यहां से उठा के बीच में डाल दिया। मेरे बेटा समझ आया कि आपने फॉस्फेट को यहां से उठा के 20 सेकंड पोजीशन पर डाल दिया, आइसोमराइजेशन कर दिया। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्या? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज होगा। मेरे बेटा ठीक है। फिर आपने इनॉल ग्रुप का ऐड किया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। क्या बेटा? फॉस्फेट ग्रुप में 2 फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोग्लिसरेट में आपने 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट में आपने एनोलेज इनॉल ग्रुप का एडिशन किया। मैं थोड़ा सा वहां पे भटक गया था, मेरी गलती। कि क्या 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट में आपने क्या किया था? एनोल ग्रुप का ऐड किया था। तो वो किसकी वजह से होगा? एनोलेज की वजह से होगा। क्या होगा? एनोलेज एंजाइम की वजह से होगा। यहां पे ये जो सारे लिखे हुए ये एंजाइम्स ही हैं। तो आपने ये जो इनॉल ग्रुप ऐड किया ना मेरे बेटा, इनॉल ग्रुप कहां से ऐड हुआ मैं दिखाता हूं तुम्हें। कि बेटा यहां पे ये देखिए कि आपके पास ये वाला कंपाउंड था 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या मेरे बेटा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बेटा आपने ये वाला OH उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ा दिया। यहां से ये वाला OH उड़ा दिया, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंपाउंड चाहिए था जिसके अंदर कुछ भी ऐड ना हो। पायरुवेट में क्या कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट ऐड ही ना हो। अब उसके बाद क्या हुआ? इनॉल ग्रुप इनोलेज करने के बाद इनॉल जो आपका अल्कोहल बना ना, क्या अल्कोहल बना, उसके बाद आपने ये भी उड़ा दिया। और उसके बाद लास्ट में आपने ये जो फॉस्फेट ग्रुप था इसे भी उड़ा दिया, जो आपके एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर दिया। एटीपी से जुड़ के एडीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर गया। बेटा इसमें कोई दिक्कत? पायरुवेट आ गया। ये चीज समझ आई आपकी बुद्धि में? थोड़ी सी आई कि लास्ट वाला एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस पे 10 क्वेश्चन करवाऊं, 10 क्वेश्चंस, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, नीट में काम आएंगे ये आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन कन्वर्ट करता है? आप क्या कह दोगे? हेक्सोकाइनेज। 1 नंबर का क्वेश्चन, गारंटेड, पूरे नंबर। क्या बेटा? पूरे नंबर। इसी तरह क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कहता है? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। क्या बेटा? फॉस्फो हेक्सोज है। यहां पे ये वाला एंजाइम इस्तेमाल मत करना, कहीं पे आपको डाउट हो। एंजाइम्स हमेशा इस्तेमाल करना है ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या बेटा? यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वही एंजाइम इस्तेमाल करने हैं आपको। ये फोटो तो बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये वाले एंजाइम्स आपके जितने लिखे हुए हैं, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये हैं। अब आप कहोगे कि बेटा सर आपने 1 2 3 रिएक्शन को या 4 रिएक्शन को ही आपने उसमें लिखा हुआ है। क्या? 4 रिएक्शन को ही आपने येलो में लिखा है, बाकी सारी व्हाइट में। तो मैंने कहा इसलिए लिखा हुआ है कि दैट दे आर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या? दे आर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। वरना ये वाली ये सारी रिएक्शंस क्या? रिवर्सिबल रिएक्शंस है। कि मैं क्या कहूंगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 10th रिएक्शन जो है वो नॉन रिवर्सिबल है, बाकी सारी रिएक्शंस हमारी क्या है? रिवर्सिबल है। ये कंपाउंड वापस पिछले वाले कंपाउंड में जाके बन सकता है। ठीक है मेरे बेटा, ये चीज समझ आई, ग्लाइकोलिसिस समझ आ गया। इतनी मेहनत करी, अगर अच्छी लगी कमेंट करना बेटा, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सर को बता देना सर अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है जैसा भी है बताना, ताकि मैं और काम कर सकूं। किसके लिए? आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं क्या कि भाई मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है मेरे बेटा? क्या मेटाबॉलिक फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? कि हमारे पास ग्लूकोज था, आपके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे जो आपने एटी के अंदर एटीपी को तोड़ के निकाले थे। आपके पास 2 एडीपी बच गए थे उसमें से, और आपके पास 2 एनएडीपी पॉजिटिव थे। क्या? 2 एनएडीपी पॉजिटिव थे। आपको क्या मिला लास्ट में? उससे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिल गए, 2 एटीपी मिल गए, 2 एनएडीएच मिल गए और 2 एच पॉजिटिव मिल गए। अब आप कहोगे कैसे कैसे? मैं दिखाऊं आपको कि यहां पे जब फॉस्फेट ग्रुप हुआ तो एडीपी से एटीपी में सॉरी मैं उल्टा ही लिख रहा हूं। क्या? एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ? मैंने कहा बिल्कुल हुआ। फिर यहां पे क्या हुआ? एक फॉस्फेट हुआ, यही हुआ। एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ,
हुआ। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन का एडिशन हुआ। क्या हुआ मेरे बेटा, कार्बन का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फेट का एडिशन हुआ, तो NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H निकला। कोई दिक्कत मेरे बेटा, नहीं दिक्कत। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस चीज के बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताओ कि बेटा यहां से फॉस्फेट ग्रुप एक कम हुआ, तो इस रिएक्शन में क्या मिल गया, ADP से ATP मिल गया। कोई दिक्कत मेरे बेटा, नहीं। और लास्ट रिएक्शन में हमें क्या मिल गया, फाइनली ADP से ATP मिल गया। कोई दिक्कत मेरे बेटा, कोई दिक्कत आ रही है। तो हमने हमने क्या किया, दो फॉस्फेट खर्च करे, दो ATP खर्च करे, लेकिन हमें दो ATP भी मिल गया और एक NADH और H भी मिल गया। ये चीज समझ आई मेरे बेटा, आ गई। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या आपको दो ATP भी मिल गया, दो NADH मिल गया, दो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स मिल गए। ये रिएक्शन समझ आ गई। टोटल ATP आपको कितने मिले, यहां पे मत देखना अभी, यहां पे मत देखना, क्या टोटल ATP कितने मिले, दो तो यहां से मिल गए। अच्छा तो चलेगा भी नहीं, सर ने ढक दिया, चलो सर ढक रहे हैं कि दो ATP यहां से मिल गए। क्या मेरे बेटा, दो ATP तो यहां से मिल गए, कोई नहीं, थोड़ा सा होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट चाह रहा हूं कि आप समझ जाए। और दो NADPH मिल गए। तो एक NADH होता है ना बेटा, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो आपको कितना ATP मिलेगा, 3 ATP मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 ATP। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है कि एक NADH से 3 ATP मिल रहे हैं, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP मिले। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक NADH से आपको 3 ATP मिल रहे हैं, कि एक NADH से आपको 3 ATP मिल रहे हैं, तो भैया दो ATP तो आपके पास पहले थे, तो आप कहते हो कि 5 ATP मिल गए। मैंने कहा नहीं बेटा, तो ये दो है NADH, तो टोटल 6 ATP तो आपको कहां से मिल गए, NADH से मिल गया, प्लस 2 ATP ऐसे ही निकल रहे हैं। तो टोटल कितने आ गए बेटा, 8 ATP आ गए। क्या मेरे बेटा, 8 ATP आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत, टोटल ATP 8। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या मेरे बेटा, फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मेरे बेटा, कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा मेरे बेटा। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में, नहीं आ रही। चलिए आगे देखते हैं कि अब आते हैं कि फर्मेंटेशन में। अब हमें क्या मिल गया, पायरुविक एसिड मिल गया ग्लाइकोलिसिस से। क्या मिल गया, पायरुविक एसिड मिल गया, यानी पायरुवेट मिल गया। क्या मेरे बेटा, पायरुवेट मिल गया। पायरुवेट मिल गया। अब क्या होगा, इस पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा, जो हमें इसे एल्डिहाइड में तोड़ेगा। क्या, जो इसे एल्डिहाइड में तोड़ेगा विद द रिलीज ऑफ आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। आपको पता है कि क्या होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन हो रही है, सीधी सी बात। अब आपके पास ये जब एल्डिहाइड आएगा तो फिर वहां पे एक एंजाइम काम करेगा विच इज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या मेरे बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये काम करेगा। कोई दिक्कत आ रही है मेरे बेटा इस चीज में, कोई दिक्कत आ रही है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगी, ये दारू, यानी अल्कोहल। बल्ले बल्ले बोलो, दारू बनानी आ गई। ठीक है मेरे बेटा, ये थी आपकी फर्मेंटेशन। क्या थी, फर्मेंटेशन। लेकिन ये बेटा, ये थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या मेरे बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पे दो काम हो सकते हैं। एक तो यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो एनर्जी का हो रहा है, NADH मॉलिक्यूल का हो रहा है, विच इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। तो उससे हमें अल्कोहल मिल रही है। क्या, उससे हमें अल्कोहल मिल रही है। अल्कोहल मिलने का क्या मतलब, कि यहाँ के जो प्रोटॉन्स थे एक्स्ट्रा, वो इसमें जाके जुड़ रहे हैं, वो इसमें जाके जुड़ रहे हैं, हमारे एल्डिहाइड ग्रुप में जाके वो प्रोटॉन्स जुड़ रहे हैं। यहाँ पे तीन, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये क्या है, मैं तुम्हें छोटा सा बताऊं कि कंपाउंड क्या है, 2CH3CHO, यही कंपाउंड है यहां पे। अब हमें इससे क्या मिला भैया, 2CH3CH2OH, यही मिला।
यही मिला। तो क्या आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 4 हाइड्रोजन थे पहले, और यहाँ पे कितने, 1 2 5 और 6 हाइड्रोजन आ गए। तो क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज हो रहा है? क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का रिलीज इंक्रीज हो रहा है? तो बेटा वो हाइड्रोजन NADH ही तो दे रहा है हमारा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव रिएक्शन। इससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दारू, लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिल रही। चलिए अब आते हैं कि एक रिएक्शन और हो जाती है जिसे हम कह देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। अब लैक्टिक एसिड क्या होते हैं? जैसे हमारे शिखर सर सुबह उठे और उन्होंने कहा कि यार आज तो मैं एक्सरसाइज करूंगा बहुत ही ज्यादा। वो उठे और उन्होंने सेटअप्स मारना शुरू कर दिया, डंबल्स मारने शुरू कर दिए, बेंच प्रेस मारनी शुरू कर दी, सब कुछ मारना शुरू कर दिया। और 2 घंटे बताया कि तरुण सर बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब जो दर्द हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। क्या? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है और उसे उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। वो एक लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में प्रोड्यूस होता है जिससे आपको पेन होता है थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं। तो आपने ये देखा कि ग्लूकोज की साइकिल है, आपको उससे 2 पायरुविक के मॉलिक्यूल मिल गए। अब उसके बाद आपने अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्या? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज करके तो अल्कोहल बना ली, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बना ली विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि भैया रेस्पिरेशन होगी। लेकिन वहीं पे रिएक्शन पूरी सेम रहेगी अगर एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लग जाए। क्या बेटा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लग जाए मेरे बेटा। क्या? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लग जाए तो वो हो जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या हो जाता है वो? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है मेरे बेटा। कोई दिक्कत आई इस चीज में? नहीं। ये रिएक्शन दोनों है, पूरा चार्ट है आपके पास जिसे नोट करना है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी कर देता हूँ ना इसे। ये आप कर सकते हैं ऐसे, 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। ठीक है, आगे करते हैं। आगे का बहुत जरूरी काम कि एक हमारा काम क्या है कि भैया हमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस और कंबशन में फर्क देखना है। क्या? सॉरी, कंबशन बोल गया, फर्मेंटेशन में। ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो एनारोबिक होती है, ग्लाइकोलिसिस जो एरोबिक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के बाद कौन सी होती है? क्रेब साइकिल। वो अगले लेक्चर में करेंगे। क्या बेटा? अगले लेक्चर में करेंगे। तो बेटा इसमें देखिए क्या, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज का तोड़ाव कहां पे होगा? ग्लाइकोलिसिस में होगा मेरे बेटा। ठीक है, इससे हमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं मेरे बेटा। ठीक है, इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि चाहे वो एरोबिक हो इसके बाद या एनारोबिक हो, फर्स्ट स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस रहेगा। कि क्या मेरे बेटा, इसका कहने का क्या मतलब है कि ग्लूकोज आया, उसके बाद चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो। क्या मेरे बेटा? एरोबिक हो या एनारोबिक हो, वो मतलब नहीं है। एरोबिक में क्या हो जाएगा? क्रेब साइकिल हो जाएगी। एनारोबिक में क्या हो जाएगा बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगी या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी मेरे बेटा। कोई दिक्कत नहीं। ये है पूरी साइकिल। अगर मैं 4 शब्दों में बोलूं तो रेस्पिरेशन इन प्लांट से है। अभी आपने क्या कर लिया? ग्लाइकोलिसिस कर लिया यहां पे। क्या कर लिया मेरे बेटा? ग्लाइकोलिसिस कर लिया। अब ग्लाइकोलिसिस से आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे जो करनी है वो करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे बेटा, चलो। इट प्रोड्यूसेस पायरुविक एसिड, की पायरुविक एसिड बनता है इसमें, ये आपको पता है। इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH पर मॉलिक्यूल। क्या? पर मॉलिक्यूल। और NADH कितना देता है? 6 ATP देता है मेरे बेटा। कितना दे देता है? 6 ATP देता है। और 2 ATP हमें और मिलता है, तो टोटल 8 ATP मिलते हैं। ठीक है बेटा। ग्लाइकोलिसिस फॉर्म्स 2 ATP मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज, कि एक ग्लूकोज से 2 ATP मिलते हैं, तो टोटल ATP कितने हो गए? 8 हो गए। ये बात याद रखना कि 8 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं किसके अंदर? ग्लाइकोलिसिस में मिलते हैं। ठीक है मेरे बेटा। इट इज एन, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, शायद आपको इससे इतना नहीं पड़ेगा। इट इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन की जरूरत तो बिल्कुल भी होगी ही नहीं। ये बात आपको समझ आ गई। फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, की फर्मेंटेशन ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देता है, जैसे लैक्टिक एसिड बना देता है या इथेनॉल बना देता है या आपकी दारू बना देता है। यानी ठीक है, या तो दारू बन जाएगी आप बल्ले बल्ले कर लोगे, या लैक्टिक एसिड मिल जाएगा आप दर्द दर्द कर लोगे। याद रखना। ठीक है मेरे बेटा। इट जनरली यूटिलाइजेस NADH। क्या?
कि NADH जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे हमारा ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बना था, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो उसका यूटिलाइजेशन होगा। एनर्जी एक्सपेंसिव रिएक्शन है, अगर आपको कोई चीज लेनी है तो उसके लिए आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर आपको दारू चाहिए तो आपको NADH खर्च करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई। इट डज नॉट प्रोड्यूस ATP, ये आपको ATP प्रोडक्शन तो देता ही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस देता है, क्रेब साइकिल देती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन ये आपको नहीं देता। बेटा ये चीज समझ आ गई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। ये क्या है आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का, 3 से 5 नंबर का। ये आपको करना है, गारंटेड है। नोट कर लेना कि सर साइड हो गए, जिसे नोट करना है कर लेना पॉज करके यहाँ पे। ये चीज समझ आ गई बेटा, ये इतना तो समझ आ गया होगा आपको सारा। तो इतना समझ आ गया तो ये है। इसके बाद हमारा फेवरेट काम करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। बेटा ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर रहा है। आप जैसे हजारों लोगों की, हजार छात्रों की मेरी मदद कर रहा है, हजारों स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है जिनकी जो महंगी महंगी कोचिंग्स की फीस नहीं दे सकते। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो बहुत महंगी फीस लेती हैं। तो हमारा एम, हमारा मकसद यही है कि इंडिया के बच्चे बच्चे तक ये प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। ये एजुकेशन हमारी पूरी टीम, हमारे विशेष सर शिखर सर, धनंजय सर, हमारी वीडियो एडिटिंग टीम, हमारी कंटेंट क्रिएशन टीम, हमारे सारे पूरी टीम, हमारा टॉप कोचिंग का पूरा चैनल आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए काम कर रहा है। इसे आप जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।